नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं, हमें सेविंग क्यों करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में कौन सा ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली एक कॉमन सवाल रहता है कि हमें सेविंग क्यों करनी चाहिए और इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। बेसिकली है क्या, सेविंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो हम अचीव कर सकें। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपको सेविंग करनी है या फिर इन्वेस्टिंग। इसके ऊपर आज की सारी वीडियो होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमें सेविंग क्यों करनी चाहिए। तो बेसिकली हमारे कुछ छोटे छोटे गोल्स होते हैं जो हमें 1 साल के अंदर या 2 साल 3 साल के अंदर अंदर अचीव करने होते हैं। उसके लिए हमें सेविंग करनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके पास कोई बाइक होगी या कार होगी या आपके पास हाउस होगा, तो उस हाउस की मेंटेनेंस के ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा हर साल हर महीने आता रहता होगा। तो उसके लिए हम सेविंग करते हैं। मान लीजिए आपके पास बाइक है, तो बाइक की सर्विस के लिए अमूमन तौर पर 500 से लेकर 1000 के आसपास का खर्च आता है हर 6 महीने के बाद। तो बेसिकली वहां पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं 6 महीने के बाद अगर 1200 का खर्चा आता है, तो आपको 200 रुपए महीने के हिसाब से 6 महीने में आपको खर्चा पूरा कर सकता है। तो इसके लिए भी हम सेविंग कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है जो सबसे मेजर आता है, वो आता है इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। मान लेते हैं आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है, आपको एक छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाना रहता है, जैसे कि छोटे मोटे लोकल डॉक्टर के पास जाना रहता है, जहां पर आपको एक दिन की मेडिसिन चाहिए या एक टाइम की मेडिसिन चाहिए। तो वहां पर जो खर्चा आपको लगता है 1000 2000 के आसपास, आप नहीं चाहते कि आप इतने से खर्चे के लिए आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को डिस्टर्ब करें। तो आप क्या करते हैं, एक छोटा मोटा फंड बना लेते हैं, इमरजेंसी फंड बना लेते हैं 20-50 हजार के आसपास का, जहाँ के आपके थोड़े बहुत जो मेडिकल खर्चे हैं वो निकलते जाएं। उसके लिए भी हम इमरजेंसी फंड के लिए भी हम सेविंग करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम कोविड के टाइम पे देख चुके हैं, 2020 में काफी जॉब लॉसेस हुए थे। उसकी वजह से आपके पास जिनके पास भी वो फंड था, इमरजेंसी फंड था या फिर कुछ सेविंग्स पड़ी हुई थी, तो वहां पर भी हमें सेविंग ने ही बचाया था। क्योंकि जॉब ले ऑफ होने की वजह से 6 मंथ के आसपास काफी लोगों की जॉब्स गई थी। तो ऐसी सिचुएशन इन फ्यूचर में हमें सेव करे, हमें सिक्योर करे, हमारी फैमिली को ब्रेड अर्निंग के लिए कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए भी हम सेविंग करते हैं दोस्तों। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेथड क्या है सेविंग करने के लिए, सबसे पुराना मेथड हमारा जो इंडिया में यूज होता आ रहा है वो है गुल्लक। तो इसमें क्या है, हम थोड़े बहुत जैसे हमारे पेरेंट्स करते क्या थे, जब हम छोटे हुआ करते थे तो एक छोटी सी मिट्टी की गुल्लक ले लेते, उसमें कुछ ना कुछ पैसे हर महीने डालते रहते थे। या फिर अगर कहीं गए हैं या फिर कोई रिलेटिव घर पे आया है, उन्होंने कुछ पैसा दिया, तो वो इस गुल्लक में जमा करते रहते थे। और जब आपको जरूरत पड़ती थी, मान लो आपकी कोई डिमांड होती थी, मेरे को साइकिल लेना है, मेरे को स्कूल में एडमिशन करवानी है, तो उस गुल्लक को तोड़ा जाता था, तो उसमें से जो पैसे निकलते थे उससे आपको वो सामान दिलवा दिया जाता था। मेरे घर में तो दोस्तों ऐसे ही होता था और आज भी मैं ऐसे ही करता हूँ। मतलब कि जो मैंने कहीं स्पेंड किया, मान लो 80 रुपीज की कोई चीज थी, उसमें से 100 रुपीज मान लो मेरे पास जेब में थे, तो मैंने 80 रुपीज उनको दिए, और जो 20 रुपीज वापिस आए तो मैंने शाम को आकर के गुल्लक में डालने स्टार्ट कर दिए। तो बेसिकली क्या है, इससे हमारा एक छोटा सा सेविंग फंड बन जाता है, जो हर हर 6 महीने साल बाद मैं अपने बेटे के अकाउंट में सबमिट करता रहता हूँ। तो वहां से उसकी एसआईपी कटती रहती है। तो बेसिकली इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सेकंड जो मेथड आता है वो आता है बैंक डिपॉजिट का। आपके पास कुछ पैसा रहता है जो आप बैंक अगर आपके आसपास है, तो आप वहां जाकर डिपॉजिट करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के आप जाके डिपॉजिट करवा सकते हैं। इन दोनों में क्या रहता है, आप एक डेट निश्चित कर लेते हैं, वहां पर आरडी सिस्टम बन जाता है, यानी कि आपका हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को आपका पैसा सेविंग के एक आरडी में चला जाएगा। यानी कि आप एक रेगुलर हैबिट बन जाती है, वहां पर सेविंग रेगुलर होती रहती है। तो तीसरा मेथड, आपने 3 मेथड हमने देख लिए हैं, चौथा मेथड है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तो म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसी काफी स्कीम्स हैं जहां पर रिस्क कम रहता है, जैसे लिक्विड फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं। एज कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, उनमें रिस्क थोड़ा सा कम रहता है, वहां पर भी आप सेविंग कर सकते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं दोस्तों। तो इसके बाद हमें इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। बेसिकली आप सोचोगे कि पैसा तो हमारे पास हमने सेव कर ही लिया,
तो फिर इन्वेस्टिंग की क्या जरूरत है? बेसिकली इन्वेस्टिंग और सेविंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेविंग यहाँ पर आपको एक शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करवाती है, जाके इमरजेंसी को खड्डे को फिल करने का काम करती है। वहीं इन्वेस्टिंग क्या करती है? वेल्थ क्रिएशन करने का काम करती है। और सेविंग क्यों नहीं वेल्थ क्रिएट कर सकती, इसको आगे आने वाली स्लाइड में भी हम समझेंगे दोस्तों। तो वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आपको इन्वेस्टिंग करनी होगी। इन्फ्लेशन को आपको बीट करना है तो भी आपको इन्वेस्टिंग करना प्रेफर करना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको अचीव करना है तो ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मान लेते हैं आपने एक ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर दी जिसमें लिक्विडिटी ना हो। मान लो आपने प्रॉपर्टी कर दी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दी, वहां पर 20-25 लाख आपने डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। लेकिन अब आपको उसको बेचना है तो आपको 25 लाख का 25 लाख ही मिलेगा, यानी 30 लाख मिल सकता है, लेकिन वो आपको इकट्ठा बेचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपको 2 लाख की जरूरत पड़ी तो आप थोड़ा तो हिस्सा प्रॉपर्टी में से काट के बेच दोगे। तो ऐसे में हमको इक्विटी इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी दोस्तों। इसलिए भी हमें इन्वेस्टिंग जरूरी है। इसके बाद अगर हमारे पास आता है कन्वीनियंस के लिए, मान लेते हैं आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है तो आपके पास लगभग 25 लाख का अमाउंट होना चाहिए, या फिर आप एक लोन लेकर ईएमआई के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर इक्विटी मार्केट की बात आती है, एसआईपी की बात आती है, तो आप थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें कोई भी आपको परेशानी की दिक्कत नहीं है। कभी आप उसको बढ़ाना चाहो तो 1000 करना चाहो तो 1000 कर सकते हो। आप एसआईपी के माध्यम से नहीं, लमसम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। मान लो आपको पता है कि हमारा काम ऐसा है भी, इस महीने 500 रुपये बचा है, वो रेगुलर जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगले महीने हमारा बोनस आ गया तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें? तो आप 10,000 20,000 जितनी भी अमाउंट आपकी बोनस की है वो वहां आप डिप्लॉय कर सकते हो। आपका एलटीए आया है वो आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो आपको 500 तो मिनिमम है, वो आपने मंथली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। तो इसमें कन्वीनियंस रहता है आपके अकॉर्डिंग आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो इसके बाद आता है मेन, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए, इन स्लाइड्स के ऊपर हम देखते हैं। अगर आपका गोल है वो शॉर्ट टर्म है तो आप सेविंग कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में आप कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में आपको लिक्विड फंड्स आएंगे, डेट फंड्स आएंगे, तो या फिर बैलेंस फंड्स आएंगे, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे म्यूचुअल फंड्स आते हैं दोस्तों। अगर बात रिस्क की करते हैं तो सेविंग में बहुत ही कम रिस्क रह जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो डेट म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है दोस्तों। रिटर्न्स की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जहां पर आपका रिस्क कम है वहां पर जो आपका रिटर्न है वो भी कम होगा। वहां पर लगभग 3 से 6% में आपको सेविंग में इंटरेस्ट रेट मिलता होगा, आरडी और एफडी, आरडी और अपना नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स में। तो वही बात अगर हम इन्वेस्टिंग की करते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड्स में लगभग 6 से लेकर 8% के आसपास का रिटर्न आपको मिल जाता है। इक्विटी की बात करते हैं तो 12.64% के आसपास का आपको रिटर्न मिलता है। एज पर एमफी बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सर्कुलर नंबर आपके ऊपर सारा कुछ ये मेंशन कर दिया है, तो इक्विटी में आपको लगभग 12.64% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है दोस्तों। तो इसके बाद सवाल आता है, मैं क्या करूं? ये सारा कुछ तो मुझे पता लग गया, अभी सेविंग क्यों करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। तो बेसिकली इससे जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगा। मेरा नाम राजकुमार है और मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बेसिकली मैं अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी रिस्क प्रोफाइल को देख करके, उनके गोल को देख करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता हूं और उनमें इन्वेस्टमेंट करवाता हूं, म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी के माध्यम से भी और लमसम के माध्यम से भी। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिए गए, तो वहां जाकर के आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिकली हमें सबसे पहले करना क्या होगा, आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाना होगा दोस्तों। आपको अपना गोल आइडेंटिफाई करना होगा, कितने सालों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या सेविंग करनी है। आपको आपका रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए कि आप कहाँ निवेश कर सकते हो। कुछ इन्वेस्टर्स आते ऐसे होते हैं हमारे पास जो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम उनको डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करवाते हैं या ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। और जो इक्विटी मार्केट को समझते हैं लेकिन रिस्क कम लेना चाहते हैं तो उसको हम
कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड्स आते हैं या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स आते हैं, वहां पर हम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो आपका रिस्क एपेटाइट आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बता सकता है, या आप खुद खुद अगर एनालिसिस कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये तीन चीजें पता लग गई तो या तो आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको तीन चीजें नहीं पता लगी कैसे हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन ये तीन मेन चीजें होती हैं, तो आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक एसेट क्लास का ओवरऑल रिव्यू देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपकी एसेट क्लास है, वो आपको 4% के आसपास का रिटर्न दे रही है। दूसरी एसेट क्लास है 7.2% के आसपास का, तीसरी है 10% और चौथी है 12% के आसपास का रिटर्न आपको दे रही है। तो आपने 10 लाख रुपए लगभग डिप्लॉय किए, तो 6 साल बाद इनकी स्थिति देखते हैं। इन्फ्लेशन 5.73 है, ये भी हमारा जो डाटा है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाया हुआ डाटा है, हमारा खुद का बनाया हुआ डाटा नहीं है। तो यहाँ पर अगर 6 साल के बाद देखते हैं, आपने जो 10 लाख रुपया लगाया था वो इन्फ्लेशन के, यानी कि आपने कोई 10 लाख की आज कोई चीज खरीदने का प्लान बनाया था, तो आज को 6 साल बाद कितना पैसा चाहिए होगा उसी सेम चीज को खरीदने के लिए? लगभग 13,96,977 रुपए के आसपास। यानी कि अगर आपका 6 साल का है तो आपको, अगर आप वही पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने देते हैं, तो वो आपको वो चीज खरीदने नहीं देगा, क्योंकि जो इसकी वैल्यू रहेगी वो रहेगी 12,35,319 रुपए के आसपास की। लेकिन इन्फ्लेशन उस चीज की जो वैल्यू पहुंच जाएगी वो पहुंच जाएगी लगभग 13,96,977 रुपए के आसपास। अगर आप उसी पैसे को एफडी में ले जाते हो या किसी और सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हो, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलता है, मान लो, तो आपको वो पैसा है वो लगभग 15,17,640 के आसपास पहुंच जाएगा। उसमें से 14 लाख अगर माइनस कर देते हैं, लगभग 1.25 लाख के आसपास का आपको गेन मिला है। अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर 10% के आसपास का आपको रिटर्न मिलता है, तो वहां पर आपको 17,71,000 के आसपास का आपको गेन टोटल अमाउंट मिल सकता है, यानी कि 7,71,000 के आसपास का आपका गेन हो जाएगा। 12% के आसपास चलते हैं तो आपका लगभग दोगुना पैसा हो जाता है, लगभग 9,73,883 रुपए का प्रॉफिट होगा लगभग, अगर 12% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। ये यहाँ पर आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, आप बोलोगे कि यहाँ पर लगभग 5-6 लाख रुपए का ही डिफरेंस आता है टोटल, अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन में और इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली करते हो, जहां पर कंपाउंडिंग या फिर समय अपना असली रूप दिखाता है, तो आप देख सकते हो 30 साल के बाद आपका जो इन्फ्लेशन है वो 10 लाख कर देगा, लगभग 53 लाख के आसपास आपको अमाउंट चाहिए होगी उसी सेम चीज को खरीदने के लिए। अगर बात आपने वही पैसा सेविंग में ही रहने दिया 30 सालों तक, वो लगभग वो उसकी वैल्यू रहेगी 32 लाख के आसपास। काफी यहाँ पर आपको डिफरेंस अब देखने को मिला होगा कि 30 सालों में कितना डिफरेंस पड़ता है, सिर्फ लगभग 0.2% के आसपास के रिटर्न का। वही बात अगर एफडी की जाए तो यहाँ पर 80 लाख रुपीस के आसपास अमाउंट बनती है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट 10% के आसपास का रिटर्न देता है, तो वहां पर 1,74,00,000 के आसपास आपका अमाउंट बनता है। अगर बात 12% वाले इंस्ट्रूमेंट की करते हैं, तो वहां पर आपका लगभग 3 करोड़ के आसपास का आपको अमाउंट जनरेट हो सकता है दोस्तों। तो बस यही डिफरेंस है। आपको अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसे रिटायरमेंट है, बच्चों की मैरिज करनी है, या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ रहे हो, तो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर लगभग 12% के आसपास का आपको रिटर्न मिल रहा हो। आपकी रिस्क एपेटाइट आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, या आप खुद काउंट कर सकते हो कि आपको 12% के जाना है, 10% के जाना है, या 4% के। मैं ये तो रिकमेंड ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ 1-2 साल के जो गोल्स हैं उसके लिए है, ये बेटर रहेगा कि आपको इमरजेंसी फंड चाहिए। तो यहाँ पर लिक्विडिटी में थोड़ा सा 2-4 दिन का फर्क होता है, यहाँ पर आपको इमीडिएट पैसा निकाल सकते हैं आप। तो आपको अगर इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है तो आप इसके साथ जा सकते हो, ठीक है। आपको थोड़ा सा सेफली खेलना है तो आपको यहाँ पर जा सकते हो, लेकिन आपके पास अगर टाइम भी है और आप थोड़े से रिस्क एपेटाइट भी है, तो आप यहाँ पर जा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत होगी, तो उसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।